वेलकम टू झारखंड पीडिया। झारखंड पीडिया बेसिकली डेडिकेटेड टू झारखंड है, लेकिन इसमें आप हर तरह के टॉपिक को देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज से मैं एक नया सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ये सीरीज होगा कि मंथ वाइज में झारखंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसको पॉइंट वाइज हम लोग देख लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी होगा उसको हम लोग निश्चित रूप से इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहली बार कुडुख भाषा साहित्य संस्कृति परिषद का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? कुडुख भाषा साहित्य, कुडुख भाषा साहित्य एवं संस्कृति परिषद। आप कुछ ही 5 से 10 मिनट में एक महीने का कंप्लीट जो करंट अफेयर्स होता है वो इसमें पूरा होगा। और इसको चूँकि बोर्ड के माध्यम से मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं लिख कर बता रहा हूँ ताकि आप एक बार देखेंगे तो आपके ध्यान में रह जाएगा। तो कुडुख भाषा साहित्य एवं संस्कृति परिषद जो है पहली बार इसका गठन हुआ है और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर चौठी उरांव, जो पूछा जाएगा, प्रोफेसर चौठी उरांव जो है ये हो गए अध्यक्ष। और इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो है शशि विनय भगत। शशि विनय भगत ये हो गए उपाध्यक्ष। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। जो इवेंट ये कब हुई है? तो ये जनवरी 2023 की बात में कर रहा हूँ। चलिए दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हमेशा इससे रिलेटेड पूछा जाता है, स्वर्ण रेखा महोत्सव कहाँ मनाया गया? स्वर्ण रेखा महोत्सव 2023 ये जो है ये मनाया गया रानी चुआ। आप जानते हैं रानी चुआ कहाँ है? तो नगड़ी में है और ये स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है, नगड़ी रांची। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया ये क्या कि जो स्वर्ण रेखा महोत्सव है ये कहाँ मनाया गया। इसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फिर देख लेते हैं इसमें कि झारखंड में एक विधेयक आया था। विधेयक था एडवोकेट, जो फ़ी था, एडवोकेट लोगों का जो कोर्ट फ़ी होता है, वो कोर्ट फ़ी से जुड़ा हुआ उसका फ़ी की वृद्धि हुई थी। तो झारखंड में कुल 33,000 एडवोकेट स्ट्राइक में चले गए। तो वो स्ट्राइक 16 जनवरी को समाप्त हुई है। तो चलिए जिस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये फ़ी बढ़ाया गया था उसको जानना जरूरी है। तो ये है एडवोकेट कोर्ट फ़ी अमेंडमेंट, एडवोकेट कोर्ट फ़ी अमेंडमेंट एक्ट 2022। ठीक है, इसके तहत कोर्ट फी वगैरह बढ़ाया गया था। इसके लिए क्या हुआ था कि जो राज्य के 33,000 एडवोकेट ये चले गए थे स्ट्राइक में। और इसका स्ट्राइक जो खत्म हुई वो कब खत्म हुई? 16 जनवरी को ख़त्म हुई। ये झारखंड से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम लोग, जैसा मैंने पहले कहा कि झारखंड से रिलेटेड जो भी होगा सबको हम लोग कर लेंगे। चलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान। ये क्या होता है? ट्राइबल, ये टीएसपी जो होता है ये होता है 100% ये अनुदान देती है कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों देती है? आदिवासी बहुल गांवों में क्या है, टीएसपी प्लान के तहत डेवलपमेंट करना है। कहाँ करना है? तो आदिवासी बहुल गांवों में 100% सब्सिडाइज राशि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। अब इसका जो आंकड़ा जनवरी में आया वो काफ़ी चौंकाने वाला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आप जेपीएससी के मेंस की तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि टीएसपी आपके टॉपिक में है और अब टीएसपी के बारे में ये डेटा आपका बहुत काम आने वाला है, इसीलिए इसमें फोकस कीजिए। देखिए टीएसपी प्लान के तहत 100% सब्सिडाइज राशि दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को। किस लिए? कि जो ट्राइबल मतलब जनजातीय बहुल जो गांव है उसका डेवलपमेंट के लिए। 2020-21 में क्या हुआ था कि 2020-21, चलिए दो डेटा इसमें सिर्फ देख लीजिए। 2020 और 21 में क्या हुआ कि इसको राशि दिया गया 83 करोड़ 60 लाख रुपया। 83 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतना रुपया दिया गया है। इसमें से जो मात्र खर्च हुआ वो मात्र खर्च किया गया 13 करोड़
11 लाख रुपया मात्र खर्च हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यह हो गया खर्च का। 2020 के केस में इसको राशि दिया गया 83 करोड़ 60 लाख रुपया, जबकि खर्च ये किया कितना किया तो 13 करोड़ 11 लाख रुपया। और आश्चर्य तब होगा जब आप देखेंगे कि 2021-22 में इसे दिया गया 65 करोड़ 31 लाख रुपया। और जानते हैं खर्च कितना हुआ? 0। यानी सेंटर जब पैसा दे रही है 100% सब्सिडाइज में, जिस पैसे से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में यानी जनजातीय गांवों में डेवलपमेंट करना है, वहाँ क्या हो रहा है देख लीजिए कि वो पैसा खर्च ही नहीं, यानी 65 करोड़ 31 लाख रुपया जो आया वो 0, बिल्कुल खर्च नहीं हुई। अब आप सोच लीजिए कि ये क्या है, क्या स्थिति है। चलिए अब देख लीजिए, अब इसमें क्या है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे मैं बता दूं कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी की बात आएगी तो आप 99% स्टूडेंट से पूछेंगे या फिर जानकारों से पूछेंगे तो वो सीधे सीधे दामोदर नदी को झारखंड की। सही बात है कि दामोदर एक समय झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी थी, लेकिन 2023 में जो डेटा आया उसके तहत ये बदलाव हुआ है। ये जाना बहुत जरूरी है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये एग्जाम में ये पूछा जाएगा। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जानते हैं कौन है? जी हाँ, राजधानी में ही अवस्थित यह सबसे प्रदूषित नदी है स्वर्णरेखा। और अगर 3 की बात मैं कर लूँ तो दूसरा हो गया हरमू और जो तीसरा है वो खरखाई। ये तीनों नदी कहाँ? तो 2 नदी रांची में और 1 नदी जमशेदपुर में। ये तीनों झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी इसको चुना गया। ये किसके आधार पे? तो आप जानते हैं इसका जो आधार था वो बीओडी होता है। झारखंड की जो सबसे प्रदूषित नदी चुनी गई वो बीओडी पे आधारित। ये बीओडी क्या होता है? ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके आधार पर इस नदी को चुना गया। जो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी हो गई? तो स्वर्णरेखा हो गई। चलिए टॉप 5 हम लोगों ने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चलिए देख लेते हैं 6। इसमें चलिए इसको लिखते हैं ऑपरेशन CHARLY चार्ली, 2 बार लिख रहा हूँ, ऑपरेशन चार्ली। ये ऑपरेशन चार्ली जो है ना बहुत ही फेमस रहा है झारखंड का, और इसीलिए इसको केंद्र सरकार भी अडॉप्ट करने वाली है। इस पर रिसर्च हो रहा है, स्टडी हो रही है, और जो ऑपरेशन चार्ली से जुड़े हुए वरीय अधिकारी थे उनसे केंद्र लगातार संपर्क में है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है मैं बता दूं ये निश्चित रूप सबसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये ऑपरेशन चार्ली जो है ये किससे जुड़ा हुआ? तो ये है साइबर अपराध। अब मूलतः ये 2 पॉइंट में फोकस है इसका। जो पहला फोकस है कि साइबर अपराधी को पहचान कर उस पर कानूनी कार्रवाई करना, अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई। और जो दूसरा है इसमें कि उससे जो रुपये पैसा जो ठगा जाता है उसकी जब्ती, मतलब संपत्ति की जब्ती या रुपये पैसे की जब्ती। इसमें रुपये पैसे भी लिख देते हैं, जब्ती। ये जो है ऑपरेशन चार्ली ये इतना सक्सेस रहा है। और साइबर अपराध को कंट्रोल, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ साइबर अपराध की क्या स्थिति है, तो साइबर अपराध को कंट्रोल करने में इसका बहुमूल्य योगदान है। इसीलिए इसकी सफलता को देखते हुए केंद्र ने क्या किया कि कहा कि इस ऑपरेशन से जुड़े हुए जो भी टीम वर्क कर रही है उससे ये पूरी चीज़ समझकर इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉप 6 देख लिए, अब 7वां हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो मैं ये बता दूं कि झारखंड में 2 जो नियोजन से जुड़ा हुआ कई मामले चल रहे हैं। नियोजन से जुड़ा हुआ जो मामला है ना उसको देख लेते हैं पहले। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं 7 में। तो सबसे पहले झारखंड में सरकार ने ये घोषणा की है कि जो संविदा कर्मी, जो संविदा या अनुबंध कर्मी है, संविदा या अनुबंध कर्मी, ये कौन होंगे? तो या तो सेंट्रल वाले कोई कार्यक्रम में केंद्र प्रायोजित या फिर राज्य प्रायोजित। केंद्र प्रायोजित या राज्य प्रायोजित इन जो अनुबंध कर्मी है इनका डेटा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ये मान रही है कि अब जो संविदा कर्मी है इसे स्थायी किया जाए। तो संविदा या अनुबंध कर्मी जो है उसे स्थायी करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। क्या किया जाएगा? स्थायी।
इसके बाद चलिए 8वां पॉइंट देख लेते हैं। 8वां पॉइंट में क्या है कि राज्य में जो निजी क्षेत्र है, तो निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75% का आरक्षण, निजी क्षेत्र में नियोजित जिसको किया जाएगा उसके लिए आरक्षण कितना परसेंट, 75%। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि उसका जो वेतन होगा ना वो 40,000 से कम होना चाहिए। 40,000 से कम का जो पोस्ट होगा उसमें निजी क्षेत्र के लोगों को, स्थानीय लोगों को लेना होगा। उसका रिजर्वेशन कितना, 75% है। इसके लिए विधानसभा में एक विशेष कमेटी बनी। किसके लिए, तो देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष कमेटी, विशेष कमेटी। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जो अब जानना इंपॉर्टेंट हो गया, अध्यक्ष नलिन सोरेन, वरिष्ठ विधायक है नलिन सोरेन। और 2 सदस्य जो हैं, एक सदस्य हो गए सुदीव्य कुमार और दूसरा प्रदीप यादव। जब आरक्षण की प्रदीप यादव जब आरक्षण की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं, आरक्षण से जुड़ा हुआ ही एक मामला। तो आप जानते हैं कि जो खतियान 1932 खतियान आधारित जो आरक्षण नियोजन नीति बनाई गई थी वो 11 नवंबर को एक स्पेशल सत्र में, विशेष सत्र में पारित किया गया था। इसके बाद इसे भेजा गया था किसके पास, तो ये भेजा गया था राज्यपाल के पास, लेकिन राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। इसलिए इसकी दोनों तिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, विशेषकर जो जेपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी या फिर जेएसएससी के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि 1932 आधारित खतियान, इसका जो विधेयक था ये पारित कब हुआ, दोनों डेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। पारित जो है 11 नवंबर, कब, 11 नवंबर 2022 को, लेकिन 29 जनवरी को राज्यपाल ने इसे लौटा दिया, 29 जनवरी 2023 को। ठीक है, ये पारित होता है विधानसभा में और ये राज्यपाल द्वारा लौटाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। और मैंने कहा भी ना कि आप इसे भी आप सर्च करें, आपको या फिर गूगल में देखें या कहीं भी यूट्यूब में सर्च करेंगे, आप देखेंगे आपको अननेसेसरी इतना पॉइंट बता दिया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन वो सारे बता देंगे। तो अखबार पढ़ने से नहीं हो रहा, उसमें समय भी जाता है, तो ऐसे काम करना ही क्यों है। चलिए 1 महीने का सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी पर काम करना है। चलिए अब 10वां देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा 32 आधारित जो खतियान नीति है, तो उसी समय एक जो मामला आया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि आरक्षण से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि आरक्षण का परसेंटेज बढ़ाया गया था। पर तो जान ही रहे हैं ना कि उसको लिख दें। तो देखिए आरक्षण का जो था, आरक्षण विधेयक जनवरी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आरक्षण में क्या था कि जो एससी का रिजर्वेशन का था, हम लोगों का जो एससी का, एसटी का या ओबीसी का, तो झारखंड में क्या था कि पहले एसटी का नहीं, इसको लिख ही देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में बात कर लेते हैं। ये जनवरी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको बाद में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन झारखंड में वोटरों से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट जारी हुआ। झारखंड का जो ये रिपोर्ट झारखंड से जुड़ा हुआ है, वोटर रिपोर्ट झारखंड का, वोटर रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो ये बन जाता है कि झारखंड में जो मतदाता है, झारखंड में जो मतदाता है वो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को हम लोग देखें। इसमें पुरुष कितने हैं, महिला और थर्ड जेंडर के वोटर कितने हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। झारखंड में कुल वोटर की संख्या कितनी है, तो देखिए 2,45,29,841। इसमें से पुरुष वोटरों की संख्या है 1,26,08,292। 1,26,08,292। 8,292, ये डेटा गलत, मतलब अगर जोर नहीं देने से गलत हो सकता है। ये कितना, ये पुरुष मतदाता की संख्या, मेल पुरुष। ठीक है, इसी तरह अगर महिला मतदाताओं की संख्या देखें तो 1,19,21,181। 1,19,21,181
181। ये हो गया महिला वोटर, कहाँ, झारखंड के। और जो थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर की संख्या 368। ये क्वेश्चन कब आ सकता है? जैसे टोटल वोटर की संख्या पूछा जा सकता है जेएसएससी के एग्जाम में भी, जो टोटल नंबर अब क्या है, तो ये 2,45,29,841 कुल वोटर की संख्या है। लेकिन जेपीएससी के एग्जाम में ट्विस्ट देने के लिए इसके कई ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर को भी ध्यान में रखना होगा। चलिए 12। अब देखिए क्या है कि जो 26 जनवरी को झांकी निकली थी, तो यहाँ दो झांकी की बात होगी। 26 जनवरी को जो पैरेड हुआ उसमें झांकी निकली, तो जो दिल्ली में झारखंड के ओर से जो झांकी निकली, तो उस झांकी में क्या था, दिल्ली के, पहले लिख देते हैं 26 जनवरी, 2 झांकी की बात हम लोग करेंगे। यहाँ झांकी, इसमें क्या है कि जो दिल्ली में झांकी निकली थी, वो उसका जो थीम था वो क्या था, बाबा बैद्यनाथ मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबा बैद्यनाथ मंदिर। ये कहाँ, दिल्ली के झांकी के लिए। और झारखंड में जो झांकी निकली थी उसमें जो सबसे अच्छा झांकी वो पीआरडी, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो झांकी थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी माना गया। चलिए झारखंड में जो निकली, मोरहाबादी में झांकी निकली थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी ये हो गया पीआरडी डिपार्टमेंट। पीआरडी डिपार्टमेंट आप जानते हैं, पीआरडी डिपार्टमेंट सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, पीआरडी डिपार्टमेंट का लिख दे क्या इसको, अच्छा लिख देते हैं सूचना जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। चलिए ये हो गया किसका, तो ये 26 जनवरी में जो झांकी निकली थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट और बच जाता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग 13वां इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 13वां इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो है बूढ़ा पहाड़ से जुड़ा हुआ। जी आप जानते हैं झारखंड का जो सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र था वो बूढ़ा पहाड़, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़, जो कि कहाँ अवस्थित है, तो गढ़वा में। और बूढ़ा पहाड़ जो है अब नक्सल के प्रकोप से बाहर निकल गया। ये सबसे ज़्यादा, ये न केवल झारखंड बल्कि जो नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग थे वो केंद्रीय स्तर पे उनका ये शेल्टर रह चुका है बूढ़ा पहाड़ को नक्सल से मुक्त करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और बूढ़ा पहाड़ नक्सल से मुक्त होने के बाद क्या हुआ कि वर्तमान मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और सही कई बड़े अधिकारी पैदल चलकर बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में भ्रमण किए वहाँ, और फिर बूढ़ा पहाड़ को डेडिकेटेड करते हुए एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका जो होगा बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये है 100 करोड़ का कंप्लीटली डेडिकेटेड किसके लिए, तो बूढ़ा पहाड़ के लिए। और बूढ़ा पहाड़ में क्या है, बूढ़ा पहाड़ में कुल 22 गांव इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, जिसमें से 11 गांव जो है वो जो पंचायत होगा वो होगा टेहरी पंचायत के, ठीक है। प्लस जो और 11 गांव हैं वो है अक्सी पंचायत, 11 गांव अक्सी पंचायत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अक्सी पंचायत। ये अक्सी पंचायत जो है, ये जो क्षेत्र आएगा अक्सी पंचायत आ जाएगा लातेहार, और जो टेहरी पंचायत है ये आएगा गढ़वा में। तो इसका मतलब है, देखिए ये बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है 100 करोड़ का फुल्ली डेडिकेटेड हो गया किसके लिए, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के लिए, उसके 21 गांव के लिए। और जो बूढ़ा पहाड़ को नक्सल से मुक्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इसमें
जो न केवल पुलिसकर्मी बल्कि 19 सुरक्षाकर्मी, चाहे सेंट्रल फोर्स हो या फिर स्टेट पुलिस हो, जिसमें 59 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, वहीं ग्रामीणों को, जो आसपास रहने वाले गांव थे, उसमें 42 ग्रामीणों की हत्या भी हुई। तो बूढ़ा पहाड़ को बहुत ही कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला गया और अब ये डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आने वाले समय में, अभी तक इस क्षेत्र में बिजली भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ बिजली वगैरह भी मिलने लगेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था जिसको जानना हम लोगों को जरूरी था। चलिए अब जान लेते हैं कि आप जानते हैं जो स्मार्ट सिटी, रांची स्मार्ट सिटी है, रांची स्मार्ट सिटी, रांची स्मार्ट सिटी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और वो हॉस्पिटल हो रहा है अपोलो ग्रुप का। हॉस्पिटल कहाँ स्थापित होगा? रांची स्मार्ट सिटी के अंदर कौन सा हॉस्पिटल स्थापित होने जा रहा है? तो अपोलो हॉस्पिटल स्थापित होने जा रहा है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि अजीज प्रेम जी, विप्रो समझ गए होंगे, अजीज प्रेम जी मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये जो है ये भी स्थापित होने जा रहा है। ये स्थापित होने जा रहा है कहाँ? इटकी। ये रांची में ही होगा, लेकिन ये स्मार्ट सिटी के अंदर अभी नहीं है। तो अजीज प्रेम जी मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होने जा रही है? तो इटकी में। अब चलिए एक पॉइंट और, 15वां नंबर, इसमें क्या है कि जो झारखंड का जो आरक्षण विधेयक 2022 था, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसकी भी चर्चा हो रही है और इससे संभावना है कि ये राज्यपाल द्वारा इसे भी लौटाया जा सकता है, या फिर ये मामला अगर जुडिशियल रिव्यू में चला गया तो मामला पेचीदा बन सकता है। इसमें क्या है कि जो आरक्षण क्या है इसमें देखना है, आरक्षण विधेयक 2022, झारखंड सरकार का आरक्षण विधेयक, इसमें क्या है कि पहले और अभी के रिजर्वेशन में कुछ अंतर बढ़ोतरी की गई है। तो जैसे एसटी का क्या है, एसटी का पहले 26% अब बढ़ाकर कर दिया गया 28%। उसी तरह एससी का पहले 10% अब बढ़ाकर कर दिया गया 12%। उसी तरह अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का पहले 14% अब बढ़ाकर कर दिया गया 27%। और जो 27% किया गया है इसमें बढ़ाया गया। अब क्या है देखिए, और ईडब्ल्यूएस का अगर 10%, यहाँ देखिए 28%, 12%, 27% प्लस ईडब्ल्यूएस 10%, आप काउंट करेंगे रिजर्वेशन कितना परसेंट हो गया? टोटल रिजर्वेशन 77% हो गया। इसलिए ऐसी संभावना है कि राज्यपाल महोदय भी इसे लौटा सकते हैं और साथ ही साथ ये संभावनाएं बन रही है कि अगर जुडिशियल रिव्यू में चला गया तो ये भी मामला फंस सकता है। तो ये जो टॉप 15 जो जनवरी 23 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 टॉपिक है जिससे एग्जामिनेशन में, झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसे शामिल किया। चलिए इसमें और क्या है कि जैसे एक छोटा सा कि झारखंड सरकार की जो ज़मीनें हैं, सरकार की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को अब रजिस्टर 2 में दर्ज करना होगा। ये सरकार नियम बनाई कि रजिस्टर 2 में अब सरकारी ज़मीन को दर्ज करना होगा ताकि सरकारी ज़मीन की हेर फेर पर रोक लगाया जा सके। ये उतना इम्पोर्टेंट हमको नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे आप लोगों के समक्ष रखा। और अंत में अब देख लेते हैं हम लोग एक जनवरी 2023 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट झारखंड में मनाया जाता है, जो इससे पहले मैंने कहा था स्वर्णरेखा महोत्सव के बारे में, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है और ये है टूसू महोत्सव। टूसू महोत्सव, ये टूसू जो है, टूसू क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो टूसू जो होता है ये कुरमाली जो है, कुरमाली का नववर्ष की शुरुआत माना जाता है इसको। कुरमाली में नववर्ष क्या हो गया? टूसू। और टूसू जो है जो टूसू जो मनाया जाता है तो इसमें निश्चित रूप से कुरमाली भाषा परिषद का, राष्ट्रीय कुरमाली भाषा परिषद का योगदान इसमें बहुत रहता है। चलिए इसको देख लीजिए, राष्ट्रीय कुरमाली भाषा परिषद। देखिए मैं ये सारी चीज़ें
पढ़कर भी बता सकता था, लेकिन पढ़कर बताने से वो आपको बार बार देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप बोर्ड में डिटेल्स में देख रहे हैं तो आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। आपको जनवरी 2023 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है झारखंड से रिलेटेड है, सभी आपके दिमाग में रहेंगे। राष्ट्रीय भाषा परिषद, इसके अध्यक्ष राजा राम महतो। राजा राम महतो। और इसमें क्या है देखिए कि ये जो राष्ट्रीय कुरमाली भाषा परिषद है, इसके द्वारा टुसु महोत्सव का आयोजन मोरहाबादी में कराया जाता है। और मोरहाबादी में क्या होता है, चौड़ल क्या होता है, टुसु महोत्सव के दौरान आप देखे होंगे कि ये चौड़ल पिरामिड आकार का होता है। बेसिकली ये महिलाओं द्वारा बनाया जाता है और फिर इसको 15 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दूसरे दिन इसका विसर्जन किया जाता है। ये चौड़ल का आयोजन कहाँ, राष्ट्रीय कुरमाली भाषा परिषद द्वारा मोरहाबादी में किया जाता है, जहाँ काफ़ी ऊंचे चौड़ल, शानदार चौड़ल का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये टुसु महोत्सव जो है, ये टुसु महोत्सव की विशेषता है। अगर आप देखें तो टुसु महोत्सव के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेसिकली रांची जिला के जो प्रमुख क्षेत्र में प्रचलित है वो है सिल्ली और सोनाहातू। ये दोनों, ऐसे आप कह सकते हैं कि पंचपरगनिया क्षेत्र में इसका प्रचलन देखा जाता है। पंचपरगनिया क्षेत्र में, विशेषकर सिल्ली सोनाहातू क्षेत्र में क्या है कि ये टुसु महोत्सव का बहुत ही महत्व है और इसे बहुत ही शान से मनाया जाता है। इसके साथ क्या है कि ये निश्चित रूप से प्रकृति पर्व है। प्रकृति पर्व है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नववर्ष की शुरुआत मतलब कि कृषि की शुरुआत होती है इससे, इसीलिए हल बैल, खेत, प्रकृति, इन सब चीज़ों की पूजा टुसु महोत्सव में की जाती है। आप अगर एग्जाम अटेम्प्ट ले चुके हैं तो आप जानते हैं कि टुसु से रिलेटेड कई सवाल पूछे जा चुके हैं। उसमें ये पूछा जा चुका है कि कब विसर्जन किया जाता है, क्या विसर्जन किया जाता है, कौन इसे विशेषकर टुसु को बनाते, ये जो चौड़ल को कौन बनाता है, टुसु महोत्सव किस क्षेत्र में प्रचलित है, ऐसे कई सवाल JSSC के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 पॉइंट जो जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 पॉइंट हैं जो झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड को डेडिकेटेड है और आने वाले समय में झारखंड के किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से इससे सवाल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।